वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका वन शॉट। तो इसमें जो बेसिकली बस आपको दो तीन चीज़ें ही सीखनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही बेसिक सा हमारे पास चैप्टर है। सबसे पहले आपको देखना है कि किसी भी जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, युग्म होता है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफ की मदद से, और दूसरा हमारे पास होगा बीजगणितीय मेथड, मतलब कि बीजगणित वाले से। तो एक ग्राफ बना के हम इसको सॉल्व करेंगे और एक इसको एल्जेब्रा वाले फॉर्मूले से, बीजगणित से सॉल्व करेंगे। ये दो तरीके हैं हमारे पास, इन दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे इसको देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं। तो चर मीन्स क्या होता है कि ऐसा हमारे पास ऐसा डिजिट या फिर ऐसी चीज़ है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। मीन्स अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में देखिए एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है, वाई की वैल्यू अलग आएगी, ए बी सी डी जो भी हमारे पास में अल्फ़ाबेट होता है उसकी वैल्यू बार बार अलग अलग आती है। तो यक्स उसका मान बदलता रहता है हर क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो क्या होता है, वो चर होता है। बट जो नंबर हमारे होते हैं 2 4 6 8 10/4 -5 -6, जितने भी नंबर्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे 3 है तो हर क्वेश्चन में अगर 3 दिया है तो 3 ही रहेगा, वो 3 से चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी भी नंबर में से 3 घटा रहे हैं तो वो 3 कम होता है। इसका मतलब यह है कि नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता, उसका मान फिक्स होता है। बट जो चर होते हैं, चर मीन्स की जिसका मान बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं एक्स हमारा चर है, वाई है, जेड है, पी क्यू आर, ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट जिसको हम मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, वो हमारा चर होता है। क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, उसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, तो इसको हम चर कहते हैं। और हमारा जो चैप्टर है आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे चैप्टर में लिखा है दो चर। दो चर मीन्स यहाँ पे दो चर होंगे। दो चर मीन्स एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या हो सकता है कि एक्स जेड हो। मतलब कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से दो चर, मतलब कि दो अल्फ़ाबेट हमारे सामने आएंगे। जैसा कि हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 4, ये हमारा दो चर वाला है। या फिर लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 2y बराबर 8, -8y प्लस का 7x इज इक्वल टू जेड, नहीं जेड नहीं, 2 लेते थे। या फिर 8p प्लस 4q इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देखेंगे दो चर हमारे पास है। यहाँ पे इस पहले वाले में भी दो चर है, दूसरे वाले में भी दो चर है, तीसरे वाले में भी दो चर हमारे पास है, चौथे वाले में भी दो चर हमारे पास है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास दो चर होते हैं तो उसको कहते हैं दो चर वाला। ठीक है, अब रैखिक समीकरण क्या होता है, याद रखिए कि रैखिक अगर कहीं पे भी आपको मिल जाए, रैखिक का मतलब होता है जो अधिकतम घात होगी किसी भी चर की, अधिकतम घात वो 1 होगी। यहाँ आप देखेंगे x का जो पावर है 1 है, y की पावर 1 है, x का पावर 1 है, p की पावर 1 है, q की पावर 1 है। किसी भी समीकरण की अगर पावर 1 होती है तो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। और युग्म मीन्स होता है जोड़ा। इसका मतलब कि हमारे पास दो चर होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। रैखिक समीकरण उसका मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, और युग्म मतलब जोड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 12, 9x प्लस 8y बराबर 7, तो पहला रैखिक समीकरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दोनों दो जब रैखिक समीकरण है तो इसको कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। और यहाँ पे दो चर दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो ये दो हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है इसमें हमें बस ये जो हमने लिखा है इसके बारे में सिर्फ पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़े के बारे में हमें पढ़ना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, और दूसरा होता है बीज गणितीय, एल्जेब्रिकल, बीज गणितीय। ठीक है, ग्राफिकल मतलब इसमें हमें इसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति।
ज्यामिति मतलब हमें इसको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ बनाते समय कि जो हमारे पास ये लेटी हुई लाइन होती है इसको हम x कहते हैं, इधर वाला x डैश होता है। जो खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम y कहते हैं, नीचे y डैश होता है। जो बीच में ओरिजिन होता है मतलब जो केंद्र होता है, मूल बिंदु होता है, इसको हम 0,0 कहते हैं। और यहाँ पे x, y से कोई भी बिंदु दिखाया जाता है। x को हम कहते हैं हिंदी में भुज कहते हैं और y को हम कहते हैं कोटि। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ बनाना होगा समीकरणों का। ये जो हमारे पास समीकरण है इनका ग्राफ बनाना होगा। उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद दोनों की लाइन खींचनी होगी और दोनों लाइन जिस प्रकार से मिलेंगी उस प्रकार से हमारा एक्स वाई की वैल्यू आएगी। दूसरा हमारे पास है बीजगणितीय मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मेथड जरूरी है, तो हम सिर्फ 2 मेथड को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास होता है प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा हमारे पास होता है विलोपन विधि। तो ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो रेखाएं बन रही है वो किस प्रकार से हैं। और जो बीजगणितीय मेथड होता है, बीजगणित तरीका होता है, उसमें हम पहला प्रतिस्थापन विधि देखेंगे कि किसी मान को हटाकर, मतलब कि अगर हमारे पास एक्स वाई दोनों दिया है, जैसे कि यहाँ पे इसमें एक्स वाई दोनों दिया है, तो हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि या तो दोनों वाई बन जाए या तो दोनों एक्स बन जाए। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। फिर जब एक की वैल्यू आ जाएगी फिर उसको हम रख के दूसरी वैल्यू पता कर लेंगे। और जो विलोपन विधि होता है उसमें क्या करते हैं कि हम एक्स या वाई किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मीन्स कि हम किसी एक को काट देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास विलोपन विधि बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ज्यामितीय रूप से कैसे इसको हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास कि ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि एक हमारे पास एक्स होता है, वाई होता है। जैसे कि भी हमने मान लेते हैं हमारे पास कि ये 2x + 4y = 7 हमारे पास है। अब मान लेते हैं एक और समीकरण मान लेते हैं 3x + 8y = 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ देखिए एक्स वाई तो वही रहता है, मतलब चर तो वही होंगे, बट ये हो सकता है कि नए समीकरण जो होते हैं, जितने भी अदर समीकरण होंगे, अन्य समीकरण होंगे, सबके साथ ये नंबर चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर चेंज होगा, बट एक्स वाई दो चर जो हमारे पास है, जो चरों की संख्या है 2 और 2 जो एक्स और वाई है, ये तो हमेशा वही रहेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर भी वही है। तो एक्स वाई हमेशा वही रहेंगे, बट नंबर हर बार क्वेश्चन में चेंज होगा। तो क्या होगा कि इसका व्यापक रूप हम निकालेंगे अब। तो व्यापक समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि हम मान लेंगे कि जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम ए बी सी मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका जो नॉर्मल था अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax + by + c = 0, क्योंकि जब इसको हम इधर भेजेंगे तो वो हमारा नंबर इधर चला आएगा। ठीक है, तो इसको हम a मान लेंगे, y वाले के साथ b मान लेंगे और नंबर्स को c मान लेंगे। तो जो समीकरण होता है व्यापक समीकरण वो हमारे पास होता है a1x + b1y + c1 = 0, और ये होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है कि हमने पहले समीकरण को 1 माना है। ठीक है, दूसरे को माना है 2। तो जो 1 है हमने उसको a1 b1 और c1 मान लिया है यहाँ पे। उसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसमें हमने नंबर्स को a2 b2 और c2 मान लिया है, हमने इसको इधर कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी मान लेते हैं ये माइनस में अगर होता तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मतलब यही c1 हो जाएगा। ठीक है, इधर आके +7 होगा, +7 को हमने c1 लिख दिया, ये जो +9 होगा उसको हमने +c2 लिख दिया है। अब यहाँ पे ये हमारा व्यापक समीकरण है। हमने 2 समीकरण क्यों लिए, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हर बार 2 समीकरण मिलेंगे हमको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है समीकरण युग्म मीन्स जोड़ा, तो हमें से जोड़े में क्वेश्चन हमारे आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे या फिर कॉपी में जो भी है, तो इसमें हमारे पास 3 टाइप की रेखाएं मिलते हैं। रेखाएं मीन्स कि सबसे पहले हम इस समीकरण से पॉइंट निकालेंगे x, y। जब पॉइंट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि पहले समीकरण के जितने पॉइंट होंगे और दूसरे समीकरण के जितने पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास 3 टाइप्स की रेखाएं मिल सकती हैं। या तो हो सकता है वो रेखा एक दूसरे को काटती हुई जाए,
इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा। या हो सकता है कि दोनों रेखाएं साथ साथ चले, बिल्कुल ऐसे जैसे रेल की पटरी चलती है, ऐसा हो सकता है। या फिर तीसरा क्या हो सकता है कि एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाए, मतलब दोनों दोनों हमारे समीकरण की जो रेखाएं हैं दोनों एक के ऊपर एक हो जाए, तो तीसरा भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन होती है, इन तीनों कंडीशन को हमें पढ़ना है। तो हमारे पास जो पहला कंडीशन होता है उसको चलिए देख लेते हैं। तो जो पहला कंडीशन वो होता है, तो पहला हमारे पास है कि पहला कंडीशन, चलिए ब्लैक पेन यूज़ करते हैं जिससे आपको दिखेगा अच्छे से। तो पहला कंडीशन ये होता है कि अगर हमारे पास जो A1 और A2 है और जो B1 B2 है, अगर हमारे पास A1 बटे A2 जो है वो B1 बटे B2, मतलब कि इन दोनों का हमें अनुपात लेना है और फिर इन दोनों का, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, C1 को अभी तक कुछ नहीं किया हमने, अगर A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, काटेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो रेखाएं जो होती हैं इसको कहते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मीन्स एक दूसरे को काटना, ठीक है। जब ऐसे ऐसे दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब याद रखना है कि कोई भी लाइन जो है दूसरी लाइन को जितनी बार टच करती है उतना उसका आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार टच करेगा उसके बाद निकल जाएगा ये इधर, तो दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसका हमेशा एक हल होता है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती हैं और जो सॉल्यूशन है तथा एक हल प्राप्त होता है, मतलब कि x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी, एक हल प्राप्त होता है। याद रखना है कि इसी एक हल को हम बुक में देखेंगे तो लिखा होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मीन्स कि कोई दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे हमारे पास दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास दूसरा इसमें पॉइंट होता है कि अगर A1 A2 ये बराबर हो जाते हैं B1 बटे B2 के, बट ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं होती है, मतलब कि A1 A2 का जो अनुपात है B1 B2 का जो अनुपात है वो तो बराबर होगा, बट C1 बटे C2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास रेखाएं प्राप्त होती हैं वो समांतर प्राप्त होती हैं। समांतर मीन्स कि साथ साथ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखिए बनाया, ये जा रही है उसके बाद ये जाए। समांतर मतलब कि समान अंतर पे, दोनों के बीच दूरी हमेशा समान होगी, न पास आएगी न दूर जाएगी। तो वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। जब टच नहीं करेंगी तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, मतलब कि ना ही x की वैल्यू मिलेगी ना ही y की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ऐसा होता है तो जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं समांतर समांतर होती हैं। समांतर होती है मीन्स समान अंतर पे जाती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं तथा कोई हल प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा जो कंडीशन होता है, तीसरे में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास A1 बटे A2 ये बराबर है B1 बटे B2 के और ये बराबर है C1 बटे C2 के, मतलब कि तीनों यहाँ पे जो हमारे पास A1 बटे B2 है इसका अनुपात, B1 बटे B2 इसका अनुपात और C1 बटे C2 इसका अनुपात, तीनों का अनुपात एकदम बिल्कुल ही बराबर बराबर हो जाता है। तो रेखा जो है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाती है, मतलब कि दोनों एक के ऊपर एक चल जाते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक जाती है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है तो रेखाएं संपाती होती है। संपाती मीन्स एक की रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती होने का मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, इसका मतलब हर जगह टच कर रही है, मतलब जहां तक वो लाइन जा रही है वहां तक टच हो रहा है हर जगह पे। तो इससे क्या होता है, हर जगह टच हो रहा है, मतलब हर जगह पे हर बिंदु पे हमें हल मिलेगा, आंसर मिलेगा, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। तथा हमें क्या होता है, हमें जो हल प्राप्त होता है वो अनंत हल प्राप्त होता है, मतलब एक से ज़्यादा हल प्राप्त होते हैं। तथा इसको हम लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। हर जगह पॉइंट मिल रहा है और हर जगह टच हो रहा है तो अनेक हल मिलेंगे। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी हमारे पास बीजगणित वाला ग्राफिकल मेथड से हम करेंगे, ग्राफ बना के इसको हल करेंगे, तो हमारे पास ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम उसको समीकरण से बिंदु निकालेंगे, बिंदु से उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ से लाइन बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि वो लाइन किस बिंदु पर टच हो रही है। अगर दोनों लाइन हमारे पास जिस बिंदु पर टच होंगी वो हमारा आंसर होगा। बट अगर हमें बिना भी सॉल्व किए हमें आंसर पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। अगर हमारे पास ये बनता है कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं होता है, ये वाली कंडीशन मिल जाती है, तो वहाँ उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि रेखा एक दूसरे को काटेगी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे एक हल प्राप्त होता है जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, मतलब कि A1A2 B1B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो रेखा समांतर हो जाती है। समांतर मीन्स कि एक दूसरे के साथ साथ चलेगी रेल की पटरी की तरह, और यहाँ पे हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है, मतलब कि एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। और तीसरा हमारे पास होता है, अगर तीनों बराबर है A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में बराबर है, तो रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाती है, मतलब कि हर जगह पे वो एक दूसरे को टच करते रहते हैं, इसीलिए हमें एक से ज़्यादा हल मिलता है, मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। हमारे पास बोला गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की हमें तुलना करना है। उसके बाद हमें जो समीकरण ये दिया है, तो निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, अथवा समपाती हैं। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बोला गया कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कीजिए। और हमने 3 समीकरण पढ़ा है हमने कि कब हमारे पास प्रतिच्छेद रेखा मिलती हैं, कब समांतर रेखा मिलती है, कब समपाती मिलती हैं, वही हमें इसमें चेक करना है। बट यहाँ बोला कि बिना सॉल्व किए हमें रेखाओं को के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा पहला क्वेश्चन में, ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये हमारा A2 है, ये B2 है, ये C2 है। इसको अब आपको याद रखना है कि पहला वाला जो समीकरण होगा इसमें 1 वाले लिखेंगे, इसमें 2 वाले। तो यहाँ पे इस समीकरण में क्या है, हमें A1 बराबर क्या मिला है, 5 मिला है। B1 बराबर क्या मिला है, -4। और C1 बराबर क्या मिला है, 8। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में हमारे पास A2 बराबर क्या है, 7 है, B2 बराबर 6 है, और C2 बराबर -9। चलिए अब निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 5/7 आ रहा है, और B1/B2 -4/6। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हमारा जो A1/A2 है ये B1/B2 के बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो A1/A2 5/7 है, और B1/B2 -4/6। तो देखिए 5/7 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे 5/7 है, बट यहाँ पे 2/3 है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता तो कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो हमने पढ़ा है कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो हमारे पास कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। इस वाले क्वेश्चन में A1 कितना है, 9 है। A2 कितना है, A2 18 है। ठीक है, B1 कितना है, B1 हमारे पास 3 है, और B2 कितना है, B2 हमारे पास 6 है। C1 12 है, C2 हमारे पास 24 दिया है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास 9/18 मिल रहा है, 3/6 मिल रहा है,
12/24 मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे पास A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है और ये C1/C2 के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन हमारा क्या होता है, इस कंडीशन ये होता है, देख लीजिए यहाँ पे आपको मिला है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती है रेखाएं, रेखाएं हमारे पास संपाती होती हैं, एक के ऊपर एक होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हम प्राप्त रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। तो इसमें लिख देंगे कि जो रेखाएं होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, चलिए तीसरा वाला चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो तीसरा वाला हमारे पास क्या दिया है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे इसको हम 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2। तो यहाँ पे हमारे पास A1 कितना है, 6 है, A2 कितना है, 2 है, B1 कितना है, -3, और B2 कितना है, -6। C1 हमारे पास 10 दिया है यहाँ पे, और C2 हमारे पास 9 दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 6/2 -3/-6, ये 10/9। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो ये 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3/1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3/1 मिल रहा है, बट यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। ये किस तरह के बन रहा है, ये हमारा बन रहा है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये जो हमारा ये है ये हमारा बराबर नहीं है, मतलब कि ये C1/C2 बराबर नहीं है, तो हमारा ये बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बट C1/C2 के बराबर नहीं होता है तो हमारे पास रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्राप्त रेखाएं जो होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि बिना सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास किस प्रकार की रेखाएं होंगी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होगा, एक हल प्राप्त होता है, मतलब कि x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू मिलेगी। दूसरा हमारे पास रेखाएं संपाती होती है, संपाती होती है मतलब कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर जब लाइन होती है एक के ऊपर एक, तो वहाँ पे एक से अधिक हमारे पास हल प्राप्त होते हैं, मतलब कि x की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, बहुत सारे मान होंगे, y के भी बहुत सारे मान मिलेंगे। तीसरा हमारे पास रेखाएं समांतर है, मतलब कि रेखाएं एक दूसरे के साथ चल तो रही हैं बट मिल नहीं रही हैं कभी, रेल की पटरी की तरह। तो वहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कि यक्स और वैल्यू की यक्स और वाई दोनों का मान नहीं निकल पाएगा। अब इसमें आपको याद रखना है कि जहाँ पे हमें मान मिल जाता है उन रेखाओं को हम कहते हैं संगत, और जहाँ पे मान नहीं मिल पाता उसे कहते हैं असंगत। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं में हमें मान मिल जाता है तो ये हमारा संगत हो जाएगा, संगत रेखाएं। और यहाँ पे संपाती पे हमें भी, संपाती पे बहुत सारे मान मिलते हैं तो ये वाला भी हमारे पास संगत हो जाता है। बट यहाँ पे जो हमारे पास रेखाएं समांतर होती हैं इसमें कोई भी हल नहीं मिलता तो ये हमारा असंगत होता है। तो मतलब कि इसको याद रखना है, जब भी हमारे पास हल मिलेगा तो हमारे पास संगत रेखाएं, चाहे एक हल हो चाहे एक से ज़्यादा, और जब हल नहीं मिलेगा तो वो हमारा असंगत रेखाएं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं, हमारे पास बोला गया है कि ग्राफी विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण है, कौन कौन सा, पहला हमारे पाज दिया है कि x + 3y = 6, और दूसरा हमारे पास है 2x - 3y = 12। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें मान लेना है कि दो समीकरण है, एक पहला है दूसरा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x और y से बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण एक में हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखना है आपको समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या होगा, अगर x से x की वैल्यू निकालेंगे तो x = क्या मिल रहा है, हमारे पास x + 3y = 6 दिया है।
अगर 3y इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 6 माइनस 3y। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस प्रकार से सबसे पहले एक डब्बा बना लेना है ऐसा। ठीक है, और जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी प्रकार से करना है, बिल्कुल आसान तरीके से, नहीं तो आपको बहुत ये हार्ड लगने वाला है ये बिंदु निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक x की वैल्यू लिखेंगे y पे, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी यहाँ पे y पे। आपको करना क्या है कि अगर ध्यान से देखिए, हम एक बार वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम x को 0 लेंगे खुद से मानेंगे और एक बार y को 0 लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर y इक्वल टू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास। चलिए हम यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ y निकालने के लिए x को इधर भेजेंगे तो 3y बराबर कितना होगा 6 माइनस एक्स, और ये 3 गुणे में इधर जाएगा तो y बराबर 6 माइनस एक्स अपॉन 3 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ये मिल रहा है, y इक्वल टू कितना मिल रहा है, y बराबर हमें मिल रहा है 6 माइनस एक्स बटे 3। ठीक, ये हमारे पास है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर हम x को 0 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x को अगर 0 लेते हैं, x को 0 हमने लिया, x से 0 लेंगे तो 6 में से 0 गया 6 आएगा, और 6 में जब 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। फिर से देख लो, x का मान अगर यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है, अगर x यहाँ पे 0 लेंगे तो 6 में से 0 घटाएंगे, चलो देख लेते हैं, x से 0 लेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 0 बटे 3, तो 6 में 0 गया 6 बटे 3, ये कटेगा कितना आएगा 2। तो x से 0 लेने पे हमारे पास यहाँ पे y 2 आया है। अब अगर हम y को 0 लेते हैं, ठीक है, y को 0 लेंगे तो आ जाते हैं इस वाले समीकरण में। यहाँ पे y 0 लेंगे तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आएगा 6 में से 0 गया 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से बिंदु मिले हैं, एक 0, 2 और यहाँ 6, 0। चलो ये आपको समझ आ गया होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले दो समीकरण बनाने हैं। दो समीकरण, पहले समीकरण में हमें पहले समीकरण में x की वैल्यू पता करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अगर y 0 लेंगे तो 3 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 6 में 0 गया 6, x 6 मिल जाएगा, तो हमने y 0 लिया है, x 6 मिला है हमें। फिर दूसरे में क्या करना है, x को 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो हमारे पास y कितना आएगा 2 आएगा, तो x 0 y 2। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे समीकरण में, तो अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम 2x माइनस 3y बराबर 12, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y इधर जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 12 प्लस 3y, ये हो जाएगा। ये 2 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे में 2। तो इस समीकरण में x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 12 प्लस 3y बटे में 2। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करना है हमें, इसी समीकरण थोड़ा सा y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 3y बराबर 12, हम क्या करेंगे, अगर इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, ये 2x इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस का 2x, माइनस 3 इधर गुणे में इधर गया भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस का 2x बटे 3 माइनस के साथ। ठीक है, अब माइनस के साथ है, इसका मतलब क्या है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 2x बटे में 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि y बराबर हमें क्या मिल जाएगा -12 प्लस का 2x बटे 3। अब फिर से जैसे हमने इसका यहाँ पे बनाया है पहले समीकरण का, उसी प्रकार दूसरे का भी बनाएंगे। तो दूसरे समीकरण का हम डब्बा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खींच देते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया। देखिए बिंदु सबसे आसान तरीके से निकालने का यही तरीका है कि सबसे पहले x को 0 मान लो, फिर y को 0 मान लो। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y। अब अगर हम x को 0 लेते हैं, x को 0 लेते हैं, x को 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 लेंगे तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा, माइनस का 12/3 और 3 चौके 12 तो आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है। और अगर y को 0 लेते हैं इस वाले समीकरण में, y को, तो y को हमने 0 लिया है तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो 3 का 0 में हम गुणा करेंगे 0 हो जाएगा तो 12/2 मिलेगा, 2 छक्के 12 होता है तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, x की वैल्यू हमने 0 लिया है तो यहाँ पे 0 लेंगे तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा तो 12/3 मिलेगा, 3 चौके 12 माइनस का 4 हो जाएगा। अगर y 0 लेंगे तो यहाँ y वाले में 0 लिखेंगे, 0 में 3 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 12/2 मिलेगा और 2 छक्के 12 तो 6 मिल जाएगा। चलिए अब हम इन बिंदुओं से अब ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y निर्देशांक बना लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये लाइन खींचेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये होता है 0,0, यहाँ से सब नंबर स्टार्ट होता है। तो अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर को हम कहते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। नीचे हमारा वाई डैश होता है और इधर हमारा एक्स डैश होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर नीचे हमारा याद रखना है कि अगर इधर हम जाएंगे, राइट साइड हमारा प्लस होता है x का मान और लेफ्ट साइड माइनस होता है। ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। और नीचे उसी प्रकार से ये ऊपर y की मान प्लस है तो नीचे y का मान माइनस होगा। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये ठीक है, ये हमने बना लिया सब कुछ ग्राफ। अब हम देखेंगे बिंदु कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसमें, तो पहले समीकरण में हमें क्या मिला है, हमें सबसे पहले याद रखना है आपको x और y की वैल्यू हमें देखनी है। x 0 जब होता है तो y कितना होता है 2, x 0 y 2। ठीक है, मतलब कि x में हमें 0 तक जाना है और y में हमें 2 तक जाना है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो x में 0 तक मतलब x में 0 यही होता है और y में 2 तक मतलब y में 2 यहाँ पे है। तो पहला जो बिंदु हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, पहला। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है 6,0, x की वैल्यू 6, तो x में हमें 6 तक जाना है और y में 0 तक। ठीक है, तो y में 0 तक मतलब y पे हमें जाना ही नहीं, y की तरफ यही रुक जाओ। और x में 6 तक जाना है, मतलब 6 कहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों निर्देशांक एक ही समीकरण रखे हैं तो दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को मिलाने पे हमें ये रेखा मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये देखिए, ये हमारे x पे तो गया नहीं, हमारे ये था हमारे पास 0,2, 0 पे x की तरफ 0 हमने गया है, y की तरफ 2। सबसे पहले x लिखा जाता है, इसको याद रखना है। इसमें देखिए x 6 है, y कितना है, y तो हमने गया नहीं था, 0 गया नहीं था, मीन्स कि हम यहाँ पे देखिए x 0 y 2, तो 0,2 हो गया। x 6 y 0, तो 6,0, तो 0,2 और 6,0, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है 0,2, 6,0। ठीक है, अब आते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास है ये x 0 है, y -4, तो x पे 0 मतलब कि x पे 0 यही रहेगा और y पे हमें -4 जाना है। y वाला -4 कहाँ पे है, नीचे होता है। ठीक है, तो y पे -4 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये बिंदु पहला। उसके बाद क्या है, उसके बाद x 6 है और y 0 है, मतलब y पे तो 0 रहना है, नहीं जाना है। x पे हमें 6 नंबर तक जाना है, तो y पे 0 मतलब y पे ही रखना है और x पे हमें 6 तक जाना है, मतलब कि ये। ठीक है, यही बिंदु दूसरे वाले। यहाँ पे क्या हमें क्या मिल रहा है कि हमने जो ये हमारे पास जो दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु ध्यान से देखिए तो 6,0, 6,0 दोनों मैच हो रहा है, सेम टू सेम। तो ये जो बिंदु हमारे पास 6,0 ये दोनों में आएगा। तो जब हम इसका लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन,
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 0, -4, ये 6, 0 दोनों में था। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये दोनों लाइन इस बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। तो इस बिंदु पे मिल रही है, तो यही बिंदु हमारा, यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदी हो रही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आंसर को लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु कितना है, 6, 0, ठीक है। आपको ये पता है कि हम x, y से निर्देशांक को दिखाते हैं, किससे, x, y से किसी भी निर्देशांक को दिखाते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है, y की वैल्यू 0। तो हमारे पास इस ग्राफ का जो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस ग्राफ का, ठीक। तो इसको हमने सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से। तो अगर आपको आप वैसे भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि a1/a2 1/2 मिलेगा। अब b1/b2 3 से 3 कटने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/-1। तो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब हमने प्रतिच्छेद होंगी तो आंसर क्या आएगा, हमने इसको कर लिया है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। पहले समीकरण में से हमें x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है। एक बार x को 0 लेना है तो y सॉल्व करके आएगा, फिर y को 0 लेना है तो x सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में चलेंगे। तो हमारे पास दूसरा समीकरण ये था, x की वैल्यू हम निकालेंगे इस समीकरण से, फिर इसी समीकरण से y की वैल्यू निकालेंगे। एक बार x को 0 लेंगे तो सॉल्व करने के बाद y हमें मिल जाएगा, फिर एक बार y को 0 लेंगे तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों निर्देशांकों को, पहले समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण के निर्देशांकों को यहाँ पे रखेंगे और पहले समीकरण के दोनों बिंदु को मिलाएंगे, दूसरे समीकरण के दोनों बिंदु को मिलाएंगे और जिस बिंदु पे दोनों मिलते हुए प्रतीत होंगे, दोनों मिल जाएंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहला x होता है, दूसरा y, तो x, y होता है तो पहला x की वैल्यू हो जाएगी, दूसरा y की वैल्यू हो जाएगी। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जिस समीकरण का जो लाइन होगा उस लाइन के पास आपको उसका समीकरण लिखना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि जो ये नीचे वाला है ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है कि 2x - 3y बराबर 12, तो हमने यहाँ लिखना पड़ेगा कि 2x - 3y बराबर 12, यहाँ पे दूसरा समीकरण लिखना पड़ेगा। ये जो हमारे पास ये पहला समीकरण है, ये जो ऊपर वाली ये हमारा पहला समीकरण है, तो जो हमारे पास पहला है x + 3y बराबर 6, तो इस पहले लाइन के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा x + 3y बराबर 6। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से, ग्राफी विधि से हमारा एक हल है, जिसको आपको ध्यान से देख लेना है। देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे हमारे पास जो और विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है कि 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 था, किसी दिन 160 रुपये था। उसके बाद बोला कि 1 महीने बाद जो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपये हो जाता है। हमें इसको ज्यामितीय रूप में लिखना है। ज्यामितीय रूप मीन्स किसका ग्राफ हमें दिखाना है कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक सेब है और एक अंगूर है, तो हम इसी को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना 1 किलोग्राम जो सेब का मूल्य है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना दिया है हमें, x रुपये है, ठीक है। तथा 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो हम मान लेंगे y रुपये। तो हमें बोला है कि 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि 2 किलो सेब है, 1 किलो सेब x रुपये है, तो 2 किलो सेब हमारे पास कितना हो जाएगा 2x, और 1 किलो अंगूर है मतलब कि y, और दोनों मिलाने पर कितना रुपये हो रहा था 160, ठीक है। तो प्लस बराबर 160, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरा में क्या बोला कि 1 महीने बाद क्या होता है कि 4 किलो सेब, 1 किलो सेब x रुपये का है, 4 किलो सेब हमारा हो जाएगा 4x प्लस, और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर y रुपये का है, तो 2 किलो अंगूर 2y बराबर टोटल कितना हो रहा है 300, तो हमारे पास 300 हो गया। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें क्या करना है कि हमें x और y दोनों का बिंदु निकालना है, उसके बाद ग्राफ हमें बताना है कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी, किस प्रकार की हमें रेखाएं मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ पे समीकरण 1 में सबसे पहले चलेंगे। तो समीकरण 1 में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 2x + y बराबर 60 है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा
2x इधर जाएगा तो 60 माइनस 2x हो गया, ठीक है। अगर इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इधर जाएगा तो हो जाएगा 60 माइनस का y, और जो इस ये हमारे पास x के साथ 2 गुणे में है वो चला जाएगा बटे में, मतलब कि ये, ठीक है। अब हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले इसके बिंदु निकालेंगे हम। चलिए, तब सबसे पहले बिंदु निकाल लेता है। तो बिंदु निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार का आयत बनाना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा, जिसमें हम बिंदु को दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। आपको क्या करना है कि एक बार x की वैल्यू को 0 लेना है और एक बार y की, उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तब ध्यान देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, मतलब कि y की वैल्यू 60 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर y 0 लेते हैं, ठीक है, y अगर 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 जब होगी तो 60 में 0 गया 60, 60 बटे 2, तो 60 का आधा कितना होता है 30, तो ये हो जाएगा 30। ये हमारा निर्देशांक मिल गया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण में, ठीक है। तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x + 2y = 300। इसको थोड़ा देखते हैं फिर। तो समीकरण 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4x + 2y = 300, ठीक है, ये हमारे पास है। थोड़ा ध्यान देंगे कि दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है ना, अगर 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे 2x आएगा, प्लस का y आएगा और बराबर में 300 आ जाएगा। ये 2 हमारे पास गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 2x + y = 300/2। इसका मतलब है कि 2x + y = 300 का आधा, 150 रुपये, तो 150 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर y का मान निकालेंगे तो 2x इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 150 माइनस का x, ये हो जाएगा। अगर इस समीकरण से y की वैल्यू निकालेंगे, y तो निकल गया, यहाँ पे चला गया, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो पहले y इधर भेजेंगे, उसके बाद जो 2 गुणे में है इधर चला जाएगा बटे में, तो मतलब कि यहाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले अब खींचेंगे लाइन। तो ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारे पास कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0 लेते हैं, 0, अगर x 0 लेंगे तो y बराबर कितना होगा, 150 में से 0 गया तो y = 150 ही मिलेगा। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, 0, y की वैल्यू 0 लेंगे तो हो जाएगा 150/2, मतलब कि 75, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब देखते हैं किस प्रकार के हमें रेखाएं मिलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ खींचने का तरीका, इस प्रकार से हम खींचेंगे। ये हमारा होता है y, ये होता है y', ये होता है x' और ये होता है x, यहाँ पे 0 होता है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो निर्देशांक है 0, 60, 23, 0, उसके बाद क्या है 0, 150, 75। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है बड़े बड़े नंबर हैं, तो अगर हम 1, 2, 3, 4 लेंगे तो हमारे ग्राफ नहीं खींच पाएंगे हम। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अंतराल लेंगे, ठीक है। अंतराल में इसकी 10-10 का गैप होगा या 25-25 का गैप होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम 10-10 का गैप लेते हैं, ठीक है। अगर 10-10 का गैप लेके बनाएंगे इसको, तो चलिए बना लेते हैं फिर। या फिर हम यहाँ पे 15-15 का गैप लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी निर्देशांक है, देखिए 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 धाम 150, मतलब 15 के पहाड़ हम सब आ रहे हैं, तो 15 के अंतराल पे काम हो जाएगा। तो वही हम यहाँ करेंगे, ठीक है। ये हमारा 15 हो जाएगा, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। ये 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, ये हो गया हमारे x की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75,
90, 105, 120, हमारे पास 120 है, उसके बाद हो जाएगा 135, 150। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा निर्देशांक है। पहला हमारे पास है x0 y60, x पे 0 तक रहना है, y पे 60 तक जाना है। तो x0 y60 कहाँ पे 60 है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा है 0,60, ये वाला बिंदु। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास है कि x पे हमें 30 तक जाना है, y पे 0। ठीक है, तो x पे 30 तक जाते हैं, y पे 0। तो x पे 30 तक जाएंगे, y पे 0 मतलब नहीं जाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 30,0। याद रखना है कि पहले x की वैल्यू होगी फिर y की, पहले x की वैल्यू फिर y की। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही समीकरण के बिंदु हैं, तो ये हमारे पास एक रेखा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा देखिए, हमारे पास दूसरा समीकरण का जो हमारे पास बिंदु है वो है x0 y 150, मतलब कि x पे 0 तक जाना है, y पे 150 तक। तो x पे 0 तक जाएंगे हम और y पे 150 तक, मतलब कि ये हमारे पास है। ठीक है, इसको हम कहेंगे 0,150। उसके बाद है x पे 75 जाना है, y पे 0। तो x पे 75 जाना है, मतलब कि यहाँ पर, और y पे 0 मतलब y पे नहीं जाना है। अब इसको हम खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास एक लाइन मिली है, ये हमारा पहला समीकरण है। पहला समीकरण क्या है हमारे पास, पहला समीकरण हमारे पास है 2x प्लस का y बराबर 160, ये हमारे पास। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x प्लस का 2y बराबर 300। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारे पास ग्राफ मिल रहा है ये समांतर जा रहा है। समांतर मीन्स की रेल की पट्टी की तरह दो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। तो यही हम इसकी ज्यामिति है इस ग्राफ की। यहाँ पे आप नीचे खींच लीजिएगा, यहाँ पे -15, -30, -45, -60 हो जाएगा। फिर इधर भी उसी प्रकार -15, -30, -45, -60। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले जो भी टर्म्स आपके पास होंगे, किसी एक को x मान लेना है, इसको y मान लेना है। अब वो चीज़ जितनी बार है, जैसे यहाँ पे 2 किलो सेब है तो वो 2x हो जाएगा, 1 किलो अंगूर है तो y हो जाएगा। टोटल मिला के कितना रुपये हो रहा है, 160, तो बराबर में 160 हो गया। उसी प्रकार से हमने इसको 4x, इसको 2y लिया है, टोटल 300 हो गया। उसके बाद हम ग्राफ दोनों समीकरण में से x और y की वैल्यू निकालेंगे। इस समीकरण में से देखिए, यहाँ पे ये जो समीकरण था इसमें हमने y और x दोनों की वैल्यू निकाली है। एक बार x 0 लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में, समीकरण पहले हमने सॉल्व कर दिया, ये वाला आ गया। फिर इस समीकरण से हमने x और y निकाल लिया। एक बार x 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y को 0 लेंगे तो फिर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर दोनों निर्देशांकों का यूज़ करके हम लाइन खींचेंगे ग्राफ पे। अब देखेंगे किस प्रकार की लाइन मिल रही है। तो ये हमारा इसकी ज्यामिति हो गई। चलिए अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, एक हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हमें बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हमारे पास दो विधि होती है, एक होता है ग्राफी विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में जो हमारे पास पहली विधि होती है उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं, मतलब कि लड़के और लड़की दोनों मिला के 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना जो लड़कों की संख्या है वो x है, लड़कों की संख्या बराबर x, तथा लड़कियों की जो संख्या है वो y हो जाएगी, तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक है, तो टोटल 10 स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास x प्लस वाई होगा, लड़कों और लड़कियों की जो संख्या होगी वो 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 विद्यार्थी हैं। उसके बाद हमें बोला है प्रश्नानुसार, क्या बोला गया है यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। हमें क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि जो हमारे पास
लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। मतलब कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। मतलब कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 4 कम है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या क्या है? यक्स, ठीक है, वो लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो अगर हमें यहाँ पे y+4, अब ध्यान से देखिए हमने ये क्यों लिखा है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। लड़कों की संख्या 4 ज़्यादा है तो हम लड़कियों की संख्या हम 4 प्लस कर देंगे, ठीक है, ये 4 ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, अगर y को इधर लाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x - y बराबर 4। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण। ये टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है, पहला समीकरण, और ये हमारा दूसरा समीकरण। इसको फिर से देख लीजिए हमने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y माना है, x + y बराबर 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है, लड़के लड़की मिला के 10 स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद बोला जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। मतलब कि अगर ये लड़कियों की संख्या है तो ये लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 4 कम है। मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या में 4 प्लस कर दो क्योंकि ज़्यादा है। उसके बाद अगर y इधर आएगा तो y हमारा माइनस का y हो जाएगा, तो x - y बराबर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, इस समीकरण से हम x या फिर y किसी एक का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान क्या होगा, हमें बोला है x + y बराबर 10, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 - y, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 - y। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब करना क्या है कि आपने समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है x की, तो इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। किसी भी एक मान को दूसरे मान में रखना होता है प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। उसकी जगह पे रखना, उसके स्थान पे रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली है। अब इसको हम y में रख दें, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये समीकरण 2 x - y बराबर 4 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 10 - y रख देंगे। तो 10 - y माइनस का y, तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि x - y बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है, जहाँ पे x है हमने x की वैल्यूज रख दी है यहाँ पे, ठीक है। अब बराबर में 4। अब यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, -y माइनस का 2y बराबर 4। ये 10 हमारा इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 4 - 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 2y बराबर 4 में से 10 गया तो हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब -2 इधर आएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 3 6। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y का मान हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी भी समीकरण 2 में रखा है यहाँ पे, तो अब 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास y का मान है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या था कि x + y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 था। तो जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान 3 है, तो वहाँ पे 3 रख देंगे, तो हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 - 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लड़कों की संख्या है, हमारे पास लड़कों की संख्या हमने लड़कों की संख्या क्या माना था, x माना था, तो कितना हो गया 7। और जो लड़कियों की संख्या थी, हमने लड़कियों की संख्या को y माना था, तो जो लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी आई है वो आई है 3, तो y बराबर 3, तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि यूज़ करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास क्या है कि 2x + 3y + 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण है, और x - y - 1 बराबर 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से यूज़ करना है, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान पता करना है।
तो चलिए सबसे पहले पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y और प्लस 8 बराबर 0। इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, 8 को अगर हम इधर भेजते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, अब आएगा 2x प्लस 3y माइनस का 8 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है। ये दूसरा वाला जो हमारे पास है ये क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 तो बराबर 1। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, चाहे तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें, चाहे समीकरण 2 से, किसी भी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा आसान दिख रहा है तो यहाँ से मान निकालेंगे। समीकरण 1 से या 2 हमारे पास ना, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो माइनस वाई इधर गया तो प्लस का वाई, x का मान ये आ गया समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। सॉरी, हमने यहाँ पे 2 से निकाला है समीकरण को, ठीक है, तो 1 में रखेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, ये है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस वाई रखना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 प्लस वाई प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। 2 का इसमें गुणा करते हैं तो 2 1 2 और 2 का y में होगा तो 2y प्लस का 3y बराबर माइनस का 8। यहाँ पे 2y और 3y हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y 3y हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 5y और बराबर माइनस का 8। ये 2 जो है इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 8 माइनस का 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो y बराबर क्या होगा, माइनस का 10/5। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो y बराबर माइनस का 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, आपको आपका x निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, या फिर 2 में रख देते हैं। 2 हमारे पास आसान, 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, तो इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अगर y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पे y की वैल्यू -2 रख देंगे तो हमारे पास माइनस का 2 बराबर 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2 हो जाएगा बराबर 1। और ये हमारे पास प्लस 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 मतलब कि x बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि समीकरण 2 बनाए हैं, समीकरण 1 या 2 से किसी से भी हमने 2 से x का मान निकाल लिया है, फिर इस x के मान को समीकरण 1 में रख दिया है। तो 1 में रख के हल करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब जो y का मान है उसको चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, x निकल जाएगा। तो हमने क्या किया है कि समीकरण 2 में रख दिया है, तो हमने x का मान निकाल दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे विलोपन विधि क्या होती है। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम विलोपन विधि सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास बोला गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। इसको हमें हल करना है। हल करने के बाद हमें m की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए हमारे पास क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, x और y निकालेंगे, उसके बाद x और y का मान रखेंगे, फिर हमें m मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो चलिए अब x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास कि 2x माइनस का 4y बराबर 24, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 3y, और x बराबर क्या होगा, 11 माइनस का 3y बटे में 2, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है।
तो 2 में रखते हैं। चलिए, तो दूसरा हमारे पास समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x माइनस का 4y बराबर 24, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रखनी है इतना, तो 2 हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे में 2, ये माइनस का 4y बराबर में 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 का हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, या फिर क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर 24। अब क्या करेंगे, माइनस का 3y और माइनस का 4y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7y माइनस का, हमारे इधर आ जाएगा 24। अब 11 इधर जाएगा हमारे पास, तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 माइनस 11। अब क्या करेंगे हम, 24 में से 11 माइनस करेंगे, तो अगर 24 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 4 में से गया 3 आएगा हमारे पास, 2 में से गया 1, 13 आएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर गया तो माइनस का 13/7, ये हमारे पास हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, अब चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस 4y बराबर 24। यहाँ पे y का मान हमारे पास माइनस का 13/7 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13/7 बराबर 24। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2x 13 चौका 52, ये प्लस का 52/7 बराबर 24। अब 52/7 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2x बराबर 24 माइनस का 52/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x बराबर, इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 52 आएगा, और 7 का 24 में गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, 2 हासिल, 7 दूना 14, 15 16, 168। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 168 में से अगर 52 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 1, 116/7 हो गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब आगे हमारे पास 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 116/7 दूना 14। अब बस इसको हमें काट लेना है, कैसे काटेंगे, यहाँ पे 2 से 2 7 जा 14, 2 5 10, 2 8 16, ये हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 58/7। तो ये हमारे पास y की वैल्यू और ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं विलोपन विधि क्या होता है और उससे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। चलिए अब m की वैल्यु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो y की वैल्यू माइनस का 13/7, m की वैल्यू रहने देंगे, x की वैल्यू क्या है 58/7 और प्लस में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये इधर गया तो माइनस का 3 बराबर, ये हो जाएगा 58m/7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इसका हम नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो नीचे 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 7 के 21 हो जाएगा, बराबर में 58m/7। अब आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 2 1 3, माइनस का 33/7 बराबर 58m/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 33 बराबर 58m हो जाएगा, 58 इधर जाएगा तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 33/58। ठीक है, तो ये हमारी m की वैल्यू हो गई। तो करना क्या है आपको, हमेशा प्रतिस्थापन विधि में बस इतना करना है कि किसी भी एक समीकरण से हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको दूसरे समीकरण में रख के y का मान निकाल लेना है। फिर जब y का मान आ जाएगा तो उसको दूसरे समीकरण में, चाहे 1 चाहे 2, किसी भी समीकरण में रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा विलोपन विधि से होगा। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है कि हमें किसी भी एक चर x या फिर y को विलुप्त करना है, मीन्स गायब करना है। गायब कैसे करेंगे, उसको काट के। ठीक है, काट के मीन्स उसको हटा के, माइनस करके। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 2 समीकरण है। पहला समीकरण क्या है कि 2x प्लस y बराबर 5, पहला समीकरण है। दूसरा क्या है कि 5x माइनस का y बराबर 25। हमें करना क्या है कि दोनों में देखना है कि x बराबर है या फिर y, किसी एक का मान बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो बराबर करेंगे, उसके बाद फिर उसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे।
यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ यक्स 2x है लेकिन 5x है, तो ये तो होगा नहीं, बराबर है नहीं। बट यहाँ पे y बराबर है, निशान इसका चेंज है। तो निशान चेंज है तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे मतलब कि अगर हम किसी भी माइनस और प्लस को जोड़ते हैं तो हमारा कट जाता है, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो निशान तो यहाँ चेंज हो जाएगा, घटाते टाइम निशान चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो जुड़ के 2y बन जाएगा, तो कट नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 2 को जोड़ने पर अगर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस वाई बराबर 5, 5x माइनस वाई बराबर 25। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाता है, जोड़ते टाइम निशान चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 25 5 30 मिलेगा, इधर कितना मिलेगा, 5 और 2 7x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 30/7, ठीक। अब इस x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में, हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 5। अब यक्स का मान 30/7 है तो यहाँ रख देंगे, तो ब्रैकेट में 30/7 प्लस का y बराबर 5, ये हो जाएगा 30 दूना 60, 60/7 प्लस y बराबर 5, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस 60/7। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, तो 60 कम 60 हो जाएगा, ये 7/35। अब क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे 60 में से 35 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, तो 60 में से 35 माइनस करने पे हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, माइनस का 25/7। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो करना क्या है, हर क्वेश्चन में आपको विलोपन विधि मीन्स की विलुप्त करना है, चाहे x को गायब करेंगे चाहे y को। तो किसी भी एक चीज़ को पहले बराबर करना है, एक चर को, चाहे x को बराबर कीजिए चाहे y को, उसके बाद उसको काट देना है, काट मीन्स उसको हटाना है किसी भी तरह से, चाहे जोड़ के चाहे घटा के। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो इसी प्रकार से है। तो हमें क्या इसमें बोला गया कि हमारे पास 2 समीकरण है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा। पहला समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है 3x प्लस 3x प्लस 2y बराबर में 4, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि आप देखेंगे ध्यान से, तो ना ही x की वैल्यू बराबर है ना ही y की वैल्यू बराबर है। तो वैल्यू बराबर करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि 2 में किसी भी नंबर का ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिससे 5 हो जाए, या फिर 3 में किसी नंबर का ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 8 हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण में कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसमें 5 से गुणा करें 10 बन जाएगा, इसमें 2 से गुणा करें तो ये भी 10 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा, ये 2 है, ठीक है, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, अगर समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास 8x प्लस 5y बराबर 9, इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2 8 16x, 2 5 10y और 2 9 18, ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अगर इसमें हम क्या करेंगे, जो चौथा हमारे पास समीकरण है वो क्या है, हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 4। अगर हम 3x प्लस 2y बराबर 4 में अगर इसमें 5 से गुणा करते हैं तो 5 3 15x, 5 गुना 10y और 5 चौके 20, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 4 मान लेते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे दोनों में y का मान बराबर हो चुका है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अरे हम देखिए ये वाला भी प्लस में है, इस y का मान, और दूसरे y का मान भी प्लस में है। हमें क्या करना है, एक को माइनस करना पड़ेगा, किसी भी एक चीज़ को माइनस बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर तो हमारे पास 16x प्लस का 10y बराबर 18 दिया है, और ये हमारे पास 15x
प्लस का 10y बराबर 20 दिया है। जब भी घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज हो जाता है मतलब कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 18 में से 20 जाएगा तो आएगा माइनस का 2, और 16 में से 15 एक्स गया तो आ जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। अब क्या करेंगे, यक्स का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में। तो अब इधर हम चलेंगे आगे। तो अब यक्स का जो मान है, यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 हमारे पास है 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5y बराबर 9। तो जहाँ पे यक्स है वहाँ पे -2 रख देते हैं, ठीक है। तो 8 यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 5y बराबर 9। 8 दूना 16, माइनस का 16 प्लस 5y बराबर 9। -16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो 5y बराबर 16 9 25 हो जाएगा। ये 5 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो y बराबर 25/5। इसका मतलब कि y बराबर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है विलोपन विधि से। चलिए अब देखते हैं जो हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, विलोपन विधि से उसको करना है, वो किस प्रकार करते हैं। अब वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यानपूर्वक उसको देखिएगा। चलिए अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके मॉडल पेपर में आया है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो। और 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे जैकब की आयु है जो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या कह रहा है कि एक जैकब है और एक उसकी पुत्री है, ठीक है। दोनों की उम्र जो है 5 वर्ष जो बाद है वो हमारा जैकब जो है अपनी पुत्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है उम्र उसकी। और 5 वर्ष पहले क्या था कि जैकब की जो आयु है अपने पुत्र की 7 गुनी थी, ठीक है। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु पता करनी है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो जैकब है और एक हमारे पास उसका पुत्र है। तो सबसे पहले यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना जो जैकब की आयु है वो यक्स वर्ष है। जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। जैकब की जो वर्तमान आयु है वो यक्स वर्ष है, और जो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे वाई, ठीक है। वर्तमान आयु वाई वर्ष। अब क्या करना है हमें, अब इसको हमें यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे बोला गया कि 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले दोनों की उम्र हम 5 वर्ष बाद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 साल बढ़ जाएगी, मतलब कि यक्स प्लस 4 हो जाएगा। और जो उसके पुत्र की आयु है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास वाई प्लस 4 हो जाएगी। अब क्या बोला है कि जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद, वो क्या बोला है कि बोला गया है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो मान लेते हैं अगर हमें पुत्र की आयु से इसकी उम्र 3 गुनी है, तो अगर हमें समीकरण बनाना है दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें भी 3 गुना कर दें, पुत्र को भी 3 गुना कर दें, तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद है, तो यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, ठीक है, 4 नहीं प्लस करेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब 3 गुना है, तो अगर हम पुत्र को भी 3 गुना कर दें तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो यही हम करेंगे समीकरण बनाने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारे पास हो जाएगा जैकब की आयु x प्लस 5 है और पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो ये 3 गुना पहले से है, जैकब बड़ा है, तो पुत्र को भी हम 3 गुना करेंगे तो इसकी दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, समीकरण बन जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 5 बराबर 3y, और ये 3 5 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स और वाई को एक तरफ करेंगे, तो हमारे पास यक्स हो जाएगा प्लस 5, 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर 15। अब 5 को भी इधर भेज देते हैं, तो यक्स माइनस 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो यक्स माइनस 3y बराबर 10। ये हम बन जाएगा हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब चलिए दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा समीकरण हम कैसे बनाएंगे, हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले दोनों की आयु 5 साल कम होगी,
तो जो जैकब है उसकी जो आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x-5। और जो उसका पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y-5। ठीक है। अब बोला है कि जो 5 साल पूर्व क्या था, 5 साल पूर्व जो है वो अपने अपने पुत्र की आयु का कितना था, 7 गुना था। ठीक है, 7 गुना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैकब पुत्र की आयु का 7 गुना है। अगर हम पुत्र को भी 7 गुना करेंगे तभी हमारा समीकरण बनेगा, तभी दोनों का मान बराबर होगा। तो अब हम वही करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोनों को अगर बराबर करना है तो हम पुत्र को भी 7 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुना हमारे पास पुत्र की जो आयु है y-5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x-5 ये हो जाएगा 7y, इधर आएगा 7 बचे 35। अब y को इधर भेज देंगे तो x-5 माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। तो x-7y बराबर -35 प्लस में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x-7y बराबर 35 और प्लस 5 कितना होगा, माइनस का 30। तो ये हमारे पास आएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इन समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा आसान विलोपन विधि पड़ता है, तो हम विलोपन विधि यूज़ करेंगे। आप ध्यान देखिए, यहाँ पे x अकेला है, यहाँ भी x अकेला है, मतलब कि दोनों को हम काट सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे ये वाला। ठीक है, x-3y बराबर 10। तो हमारे पास आ जाएगा x-3y बराबर 10। और दूसरा समीकरण हमारे पास यहाँ पे है x-7y बराबर -30। दोनों को अगर हम घटाएंगे तो घटाते टाइम निशान चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x कैंसिल, और ये प्लस के 7y में माइनस का 3y तो हो जाएगा 4y बराबर 30 और 10 जुड़ के हो जाएगा 40। यहाँ पे अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 40/4, 4 दहम 40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y बराबर 10। ठीक है, 10 साल। y कौन था, उसका पुत्र था, मतलब पुत्र की आयु 10 साल आ गई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में, तो हम 1 में रखेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x-3y बराबर 10। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y इधर जाएगा, तो 10 + 3y। ठीक है, अब y का मान रख देते हैं, x बराबर 10 + 3, y का मान 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3 हमें 30, x बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मिला, हमें y का मान 10 मिला, x का मान 40। अब देख लेते हैं x और y कौन था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने मान लिया था कि जैकब की वर्तमान में x है, तो x हमने कितना निकाला है, 40। मतलब कि जैकब किस साल का, कितने साल का है वर्तमान में, 40 साल का। और पुत्र की आयु y बराबर कितनी निकली थी, 10। मतलब कि पुत्र भी कितने साल का है, वो 10 साल का है, 10 वर्ष का है वर्तमान में। ठीक है, तो ये हमारा था एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में आया है 2025-26 के लिए। तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 6 मार्क्स में आ सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 मार्क्स का जो आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 9/11 बन जाता है। और अगर यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 बन जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है कि कौन सा भिन्न है जिसमें 2 जोड़ने पे हमारे पास 9/11 बन रहा है और 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि अंश और हर दोनों को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माना जो अंश हमारे पास है, भिन्न का जो अंश है वो x है और हर क्या है, वो y है। ठीक है, तो हमारे पास भिन्न क्या बनेगा, तो हमारे पास जो भिन्न आएगा, फ्रैक्शन जो आएगा वो हो जाएगा x/y। ठीक है, अंश हर। अब क्या बोला गया है कि अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं दोनों में तो बन जाता है 9/11। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, 2 जोड़ देते हैं दोनों में,
2 जोड़ने पर कितना बन रहा है 9/11। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 11 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये x+2, और 9 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया। यहाँ पे 11x 11×22 बराबर 9y और 9×2 = 18। अब y को इधर भेज देते हैं तो 11x माइनस का 9y हो जाएगा बराबर में 22 इधर जाएगा तो 18 माइनस का 22। तो यहाँ पे 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे -4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है, आगे हमें बोला कि अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5/6। तो चलिए इसमें 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आगे हम बढ़ेंगे। अब तो प्रश्नानुसार अगर हम 3 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x/y इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। अब 6 को इधर भेजेंगे तो x+3 ये 6 हो जाएगा बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये y+3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6x हो जाएगा, ये 6×3 = 18 हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये 5×3 = 15 हो जाएगा। अब y को इधर भेजते हैं तो 6y, 5y इधर गया माइनस का 5y, जो 18 है इसको हम इधर भेज देंगे तो 15 - 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 गया -3। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू 11 है, 11x 9x बराबर नहीं है, 9y 5y ये भी बराबर नहीं है। तो हमें दोनों को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे आप 11 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें 6 का मल्टीप्लाई, मतलब कि यक्स के गुणांक का इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इस यक्स का गुणांक का इसमें मल्टीप्लाई करें, या फिर वाई के गुणांक का इसमें, इस वाई का इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वाई को बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 9 का। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 1 है, क्या है 11x माइनस का 9y बराबर का -4। इसमें हम क्या कर रहे हैं 5 का गुणा करेंगे। तो चलिए 5 का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11×5 = 55y, 55x है सॉरी, माइनस का 5×9 = 45y बराबर 5 के 20 -20। हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 है वो क्या है, वो हमारे पास है ये 6x माइनस का 5y बराबर -3। इसमें हम 9 का गुणा करें। ठीक है, 9 का, तो जब 9 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 6×9 = 54x, 9×5 = 45y, यहाँ पे 9×3 = 27। ये हम 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4। अब ध्यान से देखिए हमारे पास y की वैल्यू दोनों में बराबर हो गई है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 दोनों सेम टू सेम है तो हम घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर तो हमारे पास ये 55x माइनस का 45y बराबर -20, 54x माइनस का 45y बराबर -27। इसको जब हम घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ये कट गया। 55x में से 54x गया तो 1x आएगा यहाँ पे बराबर +20 और ये -20 और +27, तो 27 में से 20 गया तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है 7। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 2 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस वाले में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, तो समीकरण हमारे पास था
समीकरण 1 यहाँ पे हमारे पास कि हमने क्या बनाया है, वो बनाया है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो उसको हम लिख देंगे, ठीक है। 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। यक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7, तो यहाँ पे रख देंगे गुणे 7 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये हो जाएगा 77 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 77 इधर गया तो माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 माइनस का 77। ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 81, ठीक है। माइनस का 9 को इधर भेज देते हैं तो माइनस 81 बटे माइनस का 9, 9 9 81, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया, 9। तो हमारे पास जो भिन्न था, भिन्न हमने क्या माना था, हमने भिन्न को माना था x बटे y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, यक्स की मान हमें 7 है, y का मान 9 है, तो हमारे पास ये भिन्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपका ये 1 शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आने का चांस ज़रूर है कि ये आएगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं। हमें बोला क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया गया। मतलब कि एक नियत भाड़ा है जो फिक्स है और उसके बाद आप जितनी दूरी जाएंगे उसका भी भाड़ा लगता है, वो दोनों इंक्लूड है, उसमें है, सम्मिलित है, ठीक है। हमें बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होता है वो 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। तो हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता करना है। उसके बाद पता करना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है तो वो कितना भाड़ा देगा, ठीक है, उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक नियत भाड़ा है और एक प्रति किमी भाड़ा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है वो हमारा क्या है, x रुपये है, ठीक है। और जो प्रति किमी भाड़ा है मतलब हर किलोमीटर के हिसाब से जो पैसा लगेगा, प्रति किमी भाड़ा वो कितना है, वो हमारे पास y रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला गया 10 किलोमीटर जाते हैं तो कितना लगता है, 105 रुपये। तो उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, देखिए 10 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा, नियत भाड़ा तो रहता है, ठीक है, और 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो वो उसका प्रति किमी भाड़ा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का वाई होता है 10 किलोमीटर का 10 वाई, और टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, 105 रुपये। तो ये हो जाएगा 105, ये पहला समीकरण, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 10 किलोमीटर दूरी गया है कोई भी व्यक्ति, तो एक नियत भाड़ा हमने यक्स माना है वो तो रहेगा हमेशा, इंक्लूड होगा उसमें, और 10 किलोमीटर गया है वो अतिरिक्त भाड़े में आ जाएगा। तो प्रति किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर का वाई रुपया होता है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा, तो टोटल कितना रुपया हो रहा है, 105, तो हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा हमारे पास है कि 15 किलोमीटर जाते हैं तो उसमें फिक्स भाड़ा तो रहेगा, नियत भाड़ा यक्स, और 15 किलोमीटर हम गए हैं तो 15 वाई हो जाएगा, इसका खर्चा कितना है, 155 रुपये। तो ये हो जाएगा 155। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है, यक्स का मान निकाल देना है, वाई का मान निकाल देना है, तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा। तो आप चाहे इसको विलोपन विधि से कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार, अब विलोपन विधि से हमने बहुत किया है, प्रतिस्थापन विधि यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले विलोपन विधि यूज़ करते हैं, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि भी सिखाएंगे। इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यक्स का मान 2 जो है दोनों में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर अगर दोनों घटा देंगे तो यक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 और यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। 10 माइनस से माइनस का 15 वाई तो आएगा 5 वाई, वो भी माइनस का बराबर। 155 में से 105 घटाएंगे तो माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है। वाई बराबर माइनस का 50 बटे माइनस का 5, 5 10 में 50। तो वाई कितना आ गया, तो वाई का मान जो हमारे पास है वो आ जाएगा 10, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास प्रति किमी भाड़ा है वो 10 रुपये है। अब चलिए यक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो यक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वाई का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख देंगे चाहे 2 में, तो हम 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास है यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155। तो यहाँ पे यक्स प्लस 15 वाई का मान 10 है,
बराबर 155 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 15 दाम 150, तो यक्स प्लस 150 बराबर 155। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 155 माइनस ये इधर जाएगा तो 150, मतलब यक्स बराबर 150, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो मतलब कि नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किमी भाड़ा 10 रुपये। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों समीकरण को लिख लिया है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। सबसे पहले समीकरण 1 से हम यक्स का मान निकालेंगे और उसको फिर रख देंगे। ठीक है, चलिए तो अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकाल के फिर दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमारे पास x प्लस 10y बराबर 105 है, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं अब। तो हमारे पास क्या है कि दूसरा समीकरण x प्लस 15y बराबर 155, यक्स का मान इसको हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। तो हमने यक्स की वैल्यू की जगह इतना पूरा रखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 155 105 माइनस 10y या 15y, ये माइनस में ये प्लस में है तो ये घट के आ जाएगा प्लस का 5y बराबर 155। 150 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 5y बराबर 155 माइनस का 105। इसको घटा लेते हैं तो y बराबर कितना आएगा, 5y बराबर ये हो जाएगा 50, y बराबर 50/5, तो 5 धाम 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास इधर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो समीकरण 1 हमारे पास है यक्स प्लस 10y बराबर 105, तो उसको रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है यक्स प्लस 10y बराबर 105, इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास यक्स हो जाएगा प्लस 10, y का मान 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा बराबर 105, तो यक्स प्लस 10 × 5 = 50 हो जाएगा बराबर 105। 50 को उधर भेज देते हैं तो यक्स बराबर क्या होगा 105 माइनस 50, तो यक्स बराबर कितना आएगा 55। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे 5 × 10 5 धाम 50 होगा तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे y का मान, ये हो जाएगा 10 धाम 100। ठीक, तो 100 इधर जाएगा माइनस में तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब हम 105 में से 100 को घटाएंगे तो यक्स का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 धाम 50 होगा, फिर 10 जो है y का मान है तो y की जगह रखेंगे 10 धाम 100, ये 100 इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, 105 में से 100 माइनस करेंगे तो यक्स बराबर 5। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने ये y का मान 10 यक्स का मान 5 निकाला है प्रतिस्थापन विधि से, और यहाँ पे पीछे हमने क्या किया है, पीछे भी हमने मान निकाला है। कैसे निकाला है, पीछे भी हमने निकाला है यक्स का मान 5 और y का मान 10। तो इस प्रकार से चाहे आप विलोपन यूज़ कीजिए चाहे प्रतिस्थापन, आएगा वही आंसर। तो हमने नियत भाड़ा यक्स माना है, यक्स की वैल्यू 5 आई है, मतलब कि नियत भाड़ा 5 रुपये है। y को हमने माना था प्रति किमी भाड़ा, y का मान 10 है, मतलब कि हर किलोमीटर जाने पे आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा x हो जाता है, ये हो जाएगा 25y। ठीक, हमें इसका मान पता करना है, नियत भाड़ा हमेशा होता है, और 25 किलोमीटर गया है तो प्रति किलोमीटर y होता है, तो 25 किलोमीटर 25y हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x का मान 5 है प्लस y का मान 10 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 × 250, तो हमारे पास आ जाएगा 255। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को 255 रुपये देने पड़ेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका 1 शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बोला क्या गया कि ऋतु एक लड़की है। ठीक है, बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के जो प्रतिकूल है वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है।
हमें पता करना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल पता करनी है और धारा की चाल पता करनी है। बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें बोला है कि याद रखना है कि धारा के अनुकूल यहाँ पे कोई भी नदी बह रही है, ठीक है, उसके अनुकूल मतलब कि उसकी दिशा में, अनुकूल मतलब कि उसकी दिशा में, ठीक है। तो अगर जिधर धारा जा रही है, नदी बह रही है, उसी तरफ अगर कोई तैरता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक तैर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर धारा के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल मत मीन्स कि धारा के, अगर नदी इधर से इधर जा रही है तो हमें इधर से इधर तैरना है, उल्टी दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत दिशा में जब तैरना चाहती है तो वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो हमें सबसे पहले इसमें बताना है कि तैरने की चाल कितनी है, उसके बाद जो नदी बह रही है उसकी चाल कितनी है, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें बतानी है, हमें स्थिर जल में तैरने की चाल पता करनी है और हमें क्या पता करना है, धारा की चाल। तो हम दोनों को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माना स्थिर जल में तैरने की चाल जो है, किसकी चाल, ऋतु की, ठीक है। तैरने की जो चाल है वो हमारे पास चाल क्या होता है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो धारा की चाल है, नदी में जो जल धारा है उसकी जो चाल है उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि अगर अनुकूल चलती है, अनुकूल में क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो धारा के जब अनुकूल है, धारा के अनुकूल मतलब उसी की दिशा में, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि जो यक्स और वाई है ये चाल है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो जब अनुकूल होता है तो टोटल हमारे पास यक्स प्लस वाई होगा, धारा की चाल और जल में तैरने की चाल दोनों एक ही दिशा में, तो स्पीड बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी, दोनों प्लस हमने कर दिया है। अब ये क्या है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ये चाल है, और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमें कितना दी है, 20 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटा, ठीक है। तो 20/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कम 2 दहा 20, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये हमारा पहला समीकरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब हमें प्रतिकूल दिशा में बोलना है, ठीक है, प्रतिकूल। तो अब लिखेंगे हम धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल क्या होता है, विपरीत दिशा में होगा तो स्पीड घट जाएगी, मतलब कि x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई हो जाएगी। अब धारा की प्रतिकूल दिशा में क्या बोला है, प्रतिकूल दिशा में ये बोला है कि धारा की प्रतिकूल दिशा में क्या होता है कि 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो दूरी 4 है, समय 2 है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय। तो हमारे पास दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास 4 किलोमीटर है, समय 2 घंटे है, तो यह 2 दूना 4, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हमें हल कर लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे x का मान भी बराबर है, y भी बराबर है, तो किसी भी एक को हमें सॉल्व कर लेना है। अगर हम जोड़ेंगे तो y कैंसिल होगा, अगर घटाएंगे तो x कैंसिल होगा। तो हम यहाँ पे y प्लस में है, y माइनस में है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, जोड़ते टाइम निशान नहीं चेंज होता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये 10 2 12 हो जाएगा, x मिल के 2x, तो x बराबर 12/2, तो 2 छक्के 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 6। x हमारा चाल है तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, हमें y का मान भी निकाल लेना है। तो अब x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में, तो हम 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। x का मान क्या हमारे पास आया है, 6 आया है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 6, माइनस वाई बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 4। वाई भी हमारे पास चाल है तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपने किस किसको क्या क्या माना है। तो हमने क्या किया था, हमने
स्थिर जल में तैरने की चाल को यक्स माना था, तो स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स का मान कितना आया है, वो हमारे पास आया है 6, ठीक है, 6 आया है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हमने वाई माना है, वाई कितना आया है हमारे पास, वाई हमारा 4 आया था, यहाँ पे देख लीजिए वाई का मान 4 है। तो हमारे पास धारा की जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हमारे पास 1 शॉट कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको सभी बेसिक कंसेप्ट, सभी को भी क्वेश्चन और सभी जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको समझाए गए हैं, सभी मेथड, सभी तरीके समझाए गए हैं। ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि क्या कैसे हल करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये 1 शॉट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपको लग रहा हो कि हम आगे क्या कर सकते हैं आपके लिए, उसे हमें बताइए। और सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको क्या लगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिखिए, हम उसको पिन करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले 1 शॉट में। धन्यवाद।